जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं खुरम शहजाद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेल साइकिल की और समझेंगे सेल साइकिल के इस मुश्किल पेंडोरा बॉक्स को। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, सेल साइकिल होती है सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल एंड इट ग्रोज एंड डिवाइड। ये डेफिनेशन है सेल साइकिल की कि बहुत से ऐसे इवेंट्स सेल के अंदर हो रहे होते हैं जिसमें सेल जो है वो ग्रो करता है और फिर बाद में डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स, उसके ग्रो करने के टाइम को जो है मैं नाम दूंगा इंटरफेस, और उसके डिवाइड करने के टाइम को मैं नाम दूंगा माइटोटिक फेज। मैंने तो सुना है कि बच्चों के लिए सेल साइकिल एक बहुत मुश्किल सफ़र रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये सफ़र बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए। मेरे पास कुछ स्पेशल चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर सेल अपना टाइम जो है वो इंटरफेज में गुजारता है। आप कह लें तकरीबन 90% टाइम, जबकि सिर्फ 10% टाइम जो है वो माइटोटिक फेज में गुजारता है। अब आप सोच रहे होंगे ये इंटरफेज क्या होता है और माइटोटिक फेज क्या होता है। चले ठीक है, फिर अब फोकस करेंगे हम इंटरफेस पर और माइटोटिक फेज पर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटरफेस को कवर कर लेते हैं। इंशाल्लाह माइटोटिक फेज को जो है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। एक सवाल आपके दिमाग में और चल रहा होगा कि आखिर क्या हो रहा होता है इंटरफेज में या माइटोटिक फेज में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है कि ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सेल साइकिल होती क्यों है, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये भी तो क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लिहाजा पहले इसके जवाब की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सेल साइकिल किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेल चाहता है कि वो सर्वाइव करे तो उसको सेल साइकिल करना पड़ेगा। अगर वो सेल साइकिल नहीं करता तो वो डेड हो जाएगा। तो आप सोचते हैं कि आपको ज़ख्म लग गया, अगर सेल साइकिल ना हो तो स्टूडेंट्स आपका ज़ख्म कभी नहीं भरेगा, क्योंकि सेल साइकिल यानी जो ज़ख्म लगा जहाँ से सेल गए वहाँ पर और नए सेल्स आ जाते हैं। तो ये सेल साइकिल की बदौलत ही हो पाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया स्पेशली प्रोकैरियोट्स कहते हैं बैक्टीरिया को, इनमें भी सेल साइकिल हो रही होती है। लेकिन वहाँ पर हम इनको माइटोसिस से नहीं समझते, इनको हम बाइनरी फिजन के लफ्ज़ से समझते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं आपकी पूरी बुक के चैप्टर्स के, आप वहाँ से देख सकते हो। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा ज़रा फोकस करते हैं कि सेल साइकिल में आखिर हो क्या रहा होता है। जैसे सेल साइकिल जब हो रही होती है तो बहुत से सीक्वेंशियल चेंजेस आ रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है? सेल की ग्रोथ हो रही होती है, सेल की रेप्लिकेशन हो रही होती है, और फिर जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं तो फिर आखिर में सेल डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स याद रखो, जब सेल ग्रो कर रहा होता है, जब सेल रेप्लिकेशन कर रहा होता है, इस दौरानिए को ही कहते हैं इंटरफेज। यानी कि 90% टाइम तो ये वाला सेक्शन ले रहा होता है, जबकि 10% टाइम सेल डिवाइड होने पे लगाता है, जिसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज। स्टूडेंट्स, इंटरफेज को भी डिवाइड कर दिया गया बहुत से फेजेस में, और माइटोटिक फेज को भी डिवाइड कर दिया गया बहुत से फेजेस में। लेकिन अभी हम बात करते हैं ग्रोथ रेप्लिकेशन की, यानी कि इंटरफेज की। स्टूडेंट्स देखो, अब इंटरफेस जो है इसको बहुत गलत तरीके से रेस्टिंग फेस का नाम भी दे दिया जाता है। हालांकि ये कोई सेल रेस्ट नहीं कर रहा होता है इस फेस के अंदर, मतलब इस दौरानिए के अंदर, जो कि 90% तक टाइम ले रहा होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेट बायोकेमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज़ जो है इस दौरानिए में हो रही होती हैं। लिहाजा इंटरफेस जो है इसको हमने समझने के लिए, मतलब इसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए, हमने कर दिया है इसको डिवाइड गैप 1 फेज में, सिंथेसिस फेज में और गैप 2 फेज में। लिहाजा गैप G1 फेज आप पढ़ते हो, अमूमन S फेज पढ़ते हो, और इसके अलावा गैप 2 यानी G2 फेज के लफ्ज़ पढ़ते हो। अब इसको हम ज़रा तफसीलन थोड़ा सा स्टडी करते हैं जल्दी से गैप 1 के बारे में। स्टूडेंट्स, गैप 1 के बारे में आपको बताता चलूँ तो बहुत ज़बरदस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो होती है सेल में। अब आप सोच रहे होंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी की होती है। स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में समझा दिए हुए हैं। लिहाजा अभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा गूगल कर लो और फिर आओ स्लाइड के ऊपर। बहरहाल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा, किसमें?
गैप 1 में, यानी कह लें कि सेल बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, उससे असर क्या होता है सेल को, सेल का साइज ग्रो हो जाता है, वो बहुत से एंजाइम्स तैयार करता है ताकि सेल काम कर सके। स्टूडेंट्स, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने कि इनको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेल एंजाइम्स के बगैर काम नहीं कर सकता। तो एंजाइम्स का नॉलेज भी बेहतर होना चाहिए आपके माइंड में। आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा था, लिहाजा उसको एक दफ़ा फिर देखो, अच्छी तरह पढ़ो इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर। स्टूडेंट्स, एंजाइम्स बना लेता है यहाँ पर, उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ बेस यूनिट्स भी करता है, यानी आपने जो न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े हैं डीएनए के, जैसे कि आपको पता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये डीएनए की बेसिस हैं, लिहाजा यूरेसिल आरएनए में होती है, तो इनको भी इकट्ठा करने का काम है, एक्यूमुलेशन में इकट्ठा करना, तो ये काम भी गैप 1 में हो रहा होता है। सिंपली बताना चाहूँ तो सेल ग्रो कर रहा है, एंजाइम्स बना रहा है और डीएनए बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि डीएनए बेसिस। सो अगर ये चीज़ें नहीं हो रही तो फिर स्टूडेंट्स याद रखो सेल तो गैप 1 में है ही नहीं। फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा, मतलब सेल जो है वो गैप 1 में नहीं, तो फिर सेल कहाँ पर है? सेल है गैप नॉट फेज में, यानी कि अभी सेल जो है गैप 1 में नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो हम गैप 1 इंटरफेस पढ़ रहे थे, अब ये गैप नॉट यानी जी नॉट क्या हो गया? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, गैप नॉट का मतलब होता है कि सेल जो है इस वक्त G1 में नहीं है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि सेल अभी डिवाइड ही नहीं करना चाहता। सेल चाहता है कि मैं रुक जाऊं थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, या सेल कहता है चलो जी मैं कुछ हफ्तों के लिए रुक जाता हूं। और लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए रुक जाते हैं, कभी डिवाइड ही नहीं करते। आप सोच रहे हो कि क्या ये बात सर सच है कि कोई सेल्स कुछ डिवाइड ही नहीं करते? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि कुछ सेल्स वाकई में डिवाइड नहीं करते। हाँ, बचपने में यानी जब वो इमेच्योर थे तब वो डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी एक तादाद बन गई, लेट्स से दैट 10 लाख सेल्स हो गए जिनकी तादाद एक फिक्स थी, तो उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। और उन सेल्स में मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा नर्व सेल्स की, यानी जितने भी न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, सब ये डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा आंखों के जो लेंस के सेल्स हैं ये भी। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो, कौन से सेल्स हैं जो बिल्कुल भी जी नॉट फेज में आते ही नहीं है? स्टूडेंट्स, वो हैं हमारे स्किन के सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। लेकिन कुछ सेल्स हैं जो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए जी नॉट में आ जाते हैं। वो कौन से सेल्स हैं अभी आप कमेंट करके बता दो, ताकि दूसरों को भी पता लगे और थोड़ा सा आपका भी ज़रा मोबाइल के ऊपर हाथ हिल जाए, राइट? तो चलते हैं आगे हम एस फेज की तरफ। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने जी नॉट के बाद जी नॉट से पहले जो है कह लो कि G1 गैप आता है, इंटरफेज में चलते हैं तो G1 फेज आता है, तो हम G1 फेज के बाद बात करते हैं हमेशा एस फेज की। सो एस फेज पे चलते हैं। ले स्टूडेंट्स, G1 के बाद आता है एस फेज। एस फेज का नाम है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का फेज का मतलब होता है कि सिंथेसिस का मतलब होता है कि कुछ बनाना, प्रिपेयर करना। तो याद रखें स्टूडेंट्स, डीएनए जो है वो बनाया जाता है, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है इस फेज के अंदर, और क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो जाते हैं। जो वट एवर द क्रोमोसोम नंबर किसी भी सेल में होते हैं वो डबल हो जाते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फेज। और याद रखें ये किसी भी सेल साइकिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि अगर ये सही तरीके से ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है उनकी बात करेंगे। पर अब एस फेज खत्म हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गई। अब हम आ गए हैं G2 फेज में, जो कि शायद इंटरफेज का आखिरी फेज है। इस आखिरी फेज को आप कहते हो प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि शायद इस फेज के बाद जो है वो माइटोसिस शुरू हो जाती है। आप सोच रहे हो सर माइटोसिस के बारे में तो पता ही नहीं है, लेकिन डोंट वरी, इस फेज के बाद में इंशाल्लाह माइटोसिस भी आपको बताऊंगा। सो मेरे अगले लेक्चर के लिए लिंक्स दिए गए हैं, आप उसके साथ रहो। बहरहाल अभी हम बात करते हैं G2 फेज की। इस फेज में क्या होता है कि न्यू सेल इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन, यानी नया सेल जो है, अब डेफिनेटली जो भी था सेल अब वो डिवीजन के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब G1 फेज गुजर गया, एफ फेज गुजर गया, अब G2 फेज के अंदर अगर सेल आ जाता है, इट्स मीन दैट कि उसने डिवाइड करना 100% प्रोशोर्ड है। इसमें होता क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट्स। यहाँ पर आपको पता है कि जो माइटोटिक फेज होता है उसमें आपको बताता चलूँ, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि सबसे पहले प्रो फेज आता है, फिर मेटा फेज आता है, फिर एना फेज आता है, फिर टीलो फेज आता है। तो जब एना फेज आता है, जब क्रोमोसोम्स अलहदा होते हैं, तो वहाँ पर उनको अलहदा करने के लिए क्रोमोसोम्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा यू कैन से दैट कि एनर्जी स्टोर की जाती है ताकि क्रोमोसोम्स को अलहदा किया जाए। उसके अलावा स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, यानी कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स बनाए जाते हैं जो सब ये काम करवाएंगे, यानी माइटोसिस को और एक और चीज़ मैं आपको बताइए कि 10
फीसद टाइम लगता है, यानी बहुत जल्दी। तकरीबन अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो आधे घंटे में माइटोसिस हो जाती है सेल की। तो आधे घंटे के अंदर अंदर ही सब काम करने हैं। तो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स फॉर डूइंग दैट वर्क इन द सेल। तो बहुत से प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। सो होता यह है कि सिंथेसिस ऑफ माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। उसके बाद आखिर में क्या किया जाता है, इसमें कुछ RNA मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके अलावा कुछ स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाया जाता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और डेफिनेटली ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने के काम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम किया जाता है, RNA बनाने का काम किया जाता है, कुछ प्रोटीन्स बनाने का मजीद काम किया जाता है। इसके अलावा कुछ एनर्जी स्टोर करने का काम किया जाता है। सो बहुत कुछ हो रहा होता है G2 फेज़ के अंदर भी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूँ इस वीडियो के थोड़े से आखिर में। स्टूडेंट्स देखो, चेक पॉइंट्स भी आते हैं। मैं छोटी सी बात आपको और ऐड करना चाह रहा हूँ कि मतलब ये जो हो रहा है सब S फेज़, G1 फेज़, G2 फेज़, G0 फेज़, चेक पॉइंट्स हैं। इन चेक पॉइंट्स को प्रॉपरली हैंडल किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैसा सेल है। फेट का लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है किस्मत, यानी किस सेल की क्या किस्मत है। इवन उसने डिवाइड करना भी है कि नहीं करना, इंटरफेस में जाना भी है कि नहीं जाना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी किस्मत पे। तो लिहाजा सबसे तेज़ डिवाइड होने वाले सेल का नाम बताएं। ये भी कमेंट भी आप मुझे करो कि आखिर सबसे तेज़ कौन सा सेल डिवाइड होता है, राइट। जैसे अभी मैंने ह्यूमंस का बताया कि माइटोटिक फेज़ जो है, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन ह्यूमन का जो सेल है वो 24 घंटे में डिवाइड होता है। और फंगस का सेल जो है वो तकरीबन आई डोंट नो, वो तकरीबन 1.5 घंटे में डिवाइड हो जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इससे भी क्या कोई सेल्स ऐसे हैं जो तेज़ी से डिवाइड करते हैं? आपका कमेंट बहुत मायने रखेगा दूसरों के लिए। तो जो ये डिवीजन के टाइम की बात कर रहा हूँ, इसको रिटर्न देख लो कि एवरेज सेल जो है वो तकरीबन ह्यूमंस में 24 घंटे में डिवाइड करता है। G1 फेज स्टूडेंट्स 9 घंटे में हो जाता है, S फेज तकरीबन 10 घंटों में हो जाता है और G2 फेज 4.5 घंटों में हो पाता है। जबकि माइटोसिस जो है वो 30 मिनट के अंदर कंप्लीट होती है। तो इसको आप कह सकते हो तकरीबन 90% से 10% टाइम इंटरफेज में लग रहा था। सो दिस इज इंटरफेस, और ये जो है दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। बेसिकली इसको माइटोटिक फेज भी आप कह सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये यीस्ट है और इसमें लगते हैं 90 मिनट डिवाइड करने के लिए 1.5 घंटा। आई वाज जस्ट रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि घंटा किस तरह लिखते हैं, बट जो भी घंटा यहाँ लिख दिया मैंने, तो ये घंटा ही लिखा है जो भी लिखा है मैंने। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स, नेम सम यीस्ट। आपको कुछ यीस्ट के नाम आते होंगे, जैसा मुझे एक आता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, एक यीस्ट का नाम है। ये क्या करती है, क्यों इस्तेमाल होती है? सोया सॉस में भी एक यीस्ट होती है। जैसे एक मशरूम आपको याद होगा, वो भी फंगस है जिसका नाम है एगैरिकस। तो इस तरह के बहुत से और नाम है। तो आप किसी यीस्ट के 2-4 नाम बताओ कमेंट करके, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको इंटरफेस का कुछ पता लग गया होगा। लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं पंडोरा बॉक्स ओपन करूंगा माइटोसिस का, और कोशिश करेंगे जानने की कि प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में क्या हो रहा होता है, और आखिरी फेज डिवीजन का जिसको हम साइटोकिनेसिस कहते हैं, और उसमें जो एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंट तरीक़ाकार है इसका करने का साइटोकिनेसिस, तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी थंबनेल्स और आई बटन आ रहे होंगे, या आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन का एक बटन होता है उसमें जाओ और वहाँ से कोई भी लिंक्स आप फॉलो कर सकते हो अपनी पूरी बुक के लिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना है, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।